रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण समझाइए। यहाँ पर हमें क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी कि ये दिखाना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है एक अपचायक की तरह काम करता है। तो इसकी एक रासायनिक समीकरण देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर दिया हुआ है, सभी बच्चे वहाँ से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। SO2 की अभिक्रिया जब जलीय विलयन के अंदर Cl2 के साथ कराते हैं तो ये Cl2 को HCl के अंदर परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर निर्माण क्या होता है, HCl प्लस H2SO4। अब देख सकते हैं आप, इसमें Cl2 का अपचयन हो रहा है, यानी Cl2 के साथ हाइड्रोजन का योग हो रहा है। अपचयन अभिक्रिया सभी बच्चे जानते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, तो उसको हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और जब उसके अंदर से ऑक्सीजन का योग होता है तो उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर एक ही इक्वेशन की सहायता से, एक ही समीकरण की सहायता से हम दे सकते हैं कि SO2 की अभिक्रिया जब क्लोरीन के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो HCl का और H2SO4 का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया SO2 की एक अपचायक अभिक्रिया है, यानी कि SO2 का अपचायक गुण को प्रदर्शित करती है और इसको संतुलित सभी बच्चे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन भी हर साल बच्चों को पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संक्षारण, कोरोजन और विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी। संक्षारण क्या होता है, जितनी भी हमारी प्रकृति के अंदर धातुएं पाई जाती हैं, लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि, उनमें से मुख्य रूप से जो लोहा होता है वो जल के और वायु के साथ अभिक्रिया करके उसका धीरे 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 वो समाप्त होना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद सी पपड़ी आ जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। यानी कि लोहे के ऊपर जंग लगना जो होता है, रस्टिंग जो होती है, उसी को हम संक्षारण बोलते हैं। परिभाषा के हिसाब से बोला जाए तो धातुओं की जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। अगर लोहे के आयरन के संदर्भ में हम बात करते हैं तो इसको हम जंग लगना या रस्टिंग बोला जाता है। और जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें होता है Fe2O3 आयरन ट्राइऑक्साइड डॉट XH2। इसको हम जंग का रासायनिक सूत्र बोलते हैं और इसी का उदाहरण दे सकते हैं हम संक्षारण की अभिक्रिया के अंदर, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है विकृत गंधिता यानी कि रैंसिडिटी। रैंसिडिटी या विकृत गंधिता क्या होती है, जितने भी घरों के अंदर खाने पीने के ऑयली पदार्थ होते हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, वो अगर उनको खुला छोड़ दिया जाए तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उनके अंदर सड़न पैदा हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो खाने योग्य नहीं होते हैं, रहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, रैंसिडिटी। इसके लिए, इसको रोकने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, चिप्स के पैकेट के अंदर हवा भरी रहती है, वो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है और नाइट्रोजन गैस का मुख्य काम ये होता है कि वो उसके अंदर जो चिप्स होते हैं वो ऑयली पदार्थ होता है, तेल से बने पदार्थ होते हैं, वो अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएंगे तो वो कुछ टाइम बाद खराब हो जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस होती है, निष्क्रिय गैस होती है, जो कि चिप्स के पैकेट के अंदर भरी हुई होती है और वो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करने देती है। इसीलिए उनको हम काफ़ी लंबे टाइम तक, 6 महीने तक या 1 साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको खोल दिया जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाए कहीं से भी, तो वो कुछ टाइम बाद ही 2-3 दिन के अंदर ही खराब हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक का उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और एमसीक्यू के अंदर भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है, वेरी शॉर्ट के अंदर भी
और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और हर साल किसी न किसी फॉर्म में जरूर आता है। 2019 में 2020 में भी आया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से पहले तो रासायनिक अभिक्रिया की हम परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो होते हैं अभिक्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी को अगर हम लिख लेते हैं, इन पदार्थों को लिखा जाता है तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो लिखा जाता है उसको अभिकारक और जो राइट साइड में उसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और उत्पाद यानी प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद का निर्माण करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरीके से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2 पदार्थ हैं, दोनों ने अभिक्रिया करी, आपस में क्रिया करी, उसको क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर एरो का निशान हम इसलिए लगा देते हैं कि अभिक्रिया अगली दिशा में जा रही है। इनको हम अभिकारक या रिएक्टेंट बोलेंगे, इनको उत्पाद या प्रोडक्ट बोलेंगे। और अगर इसको हम रासायनिक पदार्थों के चिन्ह के रूप में लिख देते हैं Mg+O2, तो ये बन जाता है 2MgO। इसको हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया है और इसको रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अब इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने कई भागों में विभाजित किया हुआ है, एक एक करके हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आती है फर्स्ट होती है योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। योगात्मक, जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, योगात्मक क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का जब योग होता है तो कोई एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम बोलते हैं योग होना, एडिशन होना, संकलन होना, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पर आप कोई भी अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का योग हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का योग हुआ तो अमोनिया का निर्माण हुआ, NH3 का निर्माण हुआ, अमोनिया। H+O2 का योग हुआ, SO2 का निर्माण हुआ। H2+Cl2 का योग हुआ तो HCl का निर्माण हुआ। इस तरीके से आप योगात्मक अभिक्रिया में किसी भी अभिक्रिया का इनमें से या इसके अलावा कोई भी और अभिक्रिया का उदाहरण दे सकते हैं। इन सभी को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये फर्स्ट नंबर होता है। दूसरा नंबर होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, पदार्थ का ब्रेक डाउन होना या डिसोसिएशन होना। जब कोई पदार्थ जो होता है उसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है? पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके अणु जो होते हैं तेजी से चलना शुरू हो जाता है, गति करना शुरू हो जाते हैं। और उस गति करने से एक अवस्था ऐसी आती है, पदार्थ के कण जो होते हैं टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम इसको गर्म कर दें तो ये C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाता है। और वियोजन जो होता है वो अलग अलग वैरायटी का होता है। एक होता है तापीय वियोजन, जब किसी पदार्थ को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो वो टूट जाता है। जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, अगर इसको हम गर्म कर देते हैं, ये डेल्टा का चिन्ह होता है, इसको हम तापीय वियोजन बोलते हैं, थर्मल डिसोसिएशन। तो ये KCl+O2 के अंदर टूट जाता है। जैसे अमोनिया गैस होती है, अमोनिया गैस को अगर हाई टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर टूट जाती है। इस तरीके से इसको हम पदार्थ का डिसोसिएशन बोलते हैं, थर्मल डिसोसिएशन। इसके अलावा एक वियोजन जो होता है, एक होता है विद्युत वियोजन। जब किसी पदार्थ के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, किसी पदार्थ के जलीय विलयन के अंदर, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
जो पदार्थ होता है वो अपने आयनों के अंदर टूट जाता है, कैथोड के और एनोड के अंदर। इसको बोलते हैं विद्युत वियोजन। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, विद्युत अपघटन। इसके अंदर क्या होता है, जब किसी पदार्थ के जलीय विलयन के अंदर या गलित विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो पदार्थ जो होता है अपनी दो आयनों के अंदर, धनायन और ऋणायन के अंदर टूट जाता है। जैसे कि NaCl का जलीय विलयन में ले लेता हूँ एक्वस और इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करता हूँ, तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये दो आयनों के अंदर टूट जाएगा, एक Na+ के अंदर और एक Cl- के अंदर। तो इस प्रकार के विघटन को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। H2O जल के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये भी अपने दो प्रकार के आयनों के अंदर टूट जाता है, H+ आयन के अंदर और OH- आयन के अंदर। यानी कि एक कैटायन होता है धनायन और एक एनायन ऋणायन होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। इसके बाद तीसरा नंबर होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ जो होता है वो दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन से या लवण से विस्थापित कर देता है। जो प्रबल धातु होती है वो दुर्बल धातु को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है। धातु की प्रबलता आप लोग विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो सक्रियता श्रेणी दी हुई है उसके आधार पर चेक कर सकते हैं। उस सक्रिय श्रेणी के अंदर जो ऊपर वाली धातु होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, जो नीचे वाली धातु होती है वो कम क्रियाशील होती है। तो ऊपर वाली धातु जो होती है वो नीचे वाली धातु को उसके जलीय विलयन से, उसके लवण से विस्थापित कर देती है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि Fe+ CuSO4, ये अभिक्रिया यहाँ पर उत्पाद बनता है FeSO4 + Cu। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन अभिक्रिया के रूप में बहुत बार आता है, लगभग हर बार आता है। एक इस तरीके से लिखा जाता है Cu + FeSO4 और ये उत्पाद बनता है CuSO4 + Fe। अब ये दोनों, पहला क्वेश्चन तो ये होता है यहाँ पर कि दोनों अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहली बात तो इसमें आपको क्या करना है, सक्रियता श्रेणी जो कि विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर दी हुई है उस सक्रियता श्रेणी को आप तैयार कर लेंगे और उसमें देखेंगे जो ऊपर वाली धातु होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है, वो नीचे वाली धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयरन जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो ये आयरन जो होता है इस कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा, जबकि कॉपर इस अभिक्रिया को नहीं कर पाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन सी अभिक्रिया संभव होती है, दूसरा क्या उत्पाद बनता है और अभिक्रिया संतुलित है। तो इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया के अंदर उदाहरण के तौर पे समझा सकते हैं और ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। इसके अलावा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि दो आयन एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इधर इसके अंदर तो हमारे पास एक ही तत्व है, एक ही परमाणु है, जबकि इसके अंदर दो हैं, एक कॉपर प्लस है और एक सल्फेट माइनस है, Cu2+ और SO4 -2। अब इसके अंदर एक ही पदार्थ का विस्थापन हो रहा है, आयरन के द्वारा कॉपर का विस्थापन हो रहा है, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर दो पदार्थ एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जैसे कि AgCl + NaOH, यहाँ पर दोनों आयन एक दूसरे के द्वारा विस्थापित हो रहे हैं। Ag के ऊपर धनावेश है और Cl के ऊपर ऋणावेश है।
Na के ऊपर धनावेश है और OH के ऊपर धनावेश है, तो यहाँ पर ये Ag इस OH माइनस के साथ चला जाएगा और NaCl माइनस के साथ, यानी कि AgOH प्लस NaCl। ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, दोनों यौगिकों के दोनों आयन एक दूसरे को विस्थापित कर रहे हैं। NaCl प्लस H2SO4 ये बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। अभिक्रिया को संतुलित कर लेंगे, यहाँ 2NaCl और यहाँ 2HCl। इसके अंदर Na के ऊपर धनावेश है और Cl के ऊपर ऋणावेश है, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश है और SO4 के ऊपर 2 माइनस ऋणावेश है, तो Na जो है SO4 के अंदर और H2Cl के साथ। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है और इसमें आप स्टेप बाय स्टेप परिभाषा भी दे सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर दिए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में पहचान कीजिए कि किस पदार्थ का उपचयन ऑक्सीकरण और किस पदार्थ का अपचयन होता है। पदार्थ के उपचयन और अपचयन की आयनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों हम कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। उपचयन ऑक्सीकरण जिसको हम बोलते हैं, उपचयन ऑक्सीकरण क्या परिभाषा होती है, इसकी 2-3 परिभाषा होती हैं। एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना और एक हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण या उपचयन की परिभाषा होती है। और जो अपचयन होता है, अपचयन ठीक इसका उल्टा होता है। अपचयन के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन का निकलना होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये देखना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर हमें कि किस पदार्थ के अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किस पदार्थ के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है और कहाँ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो पहली अभिक्रिया में देखते हैं हम H2 प्लस Cl2, ये बन रहा है HCl। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसके अंदर हमें देखना है कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है। यहाँ पर Cl है, Cl जो होता है यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर Cl का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अपचयन जिसको हम रिडक्शन भी बोलते हैं, अपचयन या रिडक्शन हो रहा है, Cl का अपचयन। अगली अभिक्रिया दूसरे नंबर की हमारे पास H2 प्लस CuO और ये मिलकर उत्पाद क्या बना रहे हैं, Cu प्लस H2O। तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ है। इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया, उपचयन, हाइड्रोजन का उपचयन या ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया है, ऑक्सीजन हट गया है, तो इसका मतलब कॉपर का अपचयन हो रहा है। इस तरीके से हम देख सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के अंदर किसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है, किसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रहा है। अगली अभिक्रिया है H2S प्लस SO2, 2H2S प्लस SO2, ये बन जाएगा 3S प्लस 2H2O। यहाँ पर भी वही ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है और इधर जाते जाते क्या हो गया, हाइड्रोजन निकल गया और हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या होगा, उसका उपचयन या ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर SO2 में से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल रही है, वो सल्फर के अंदर जा रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या हो गया, अपचयन हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देने वाली बात है। H2S जब सल्फर के अंदर जा रहा है
इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और H2S जब H2O के अंदर जा रहा है तो यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया उपचयन या ऑक्सीकरण। इस तरीके से किसी भी अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, कहाँ पर ऑक्सीजन निकलता है। ये क्वेश्चन आप इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं।